नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 19 दिसंबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पर, जिसके तहत प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को भी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली खबर पेज नंबर 1 से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। मुख्य रूप से यह जो खबर है यह संबंधित है अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट में दिए गए एक फैसले से, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले पर रोक लगा दी गई है और इसका संबंध है अनुच्छेद 356 से। इसके तहत हम ये देखेंगे कि सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा मामला क्या है, जिसके तहत हम ये देखेंगे कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वह क्या है। फिर हम देखेंगे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अनुच्छेद 356 से इसका संबंध किस प्रकार है और उसके बाद हम इसके संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण जो शब्दावली है उसको समझने का प्रयास करेंगे, जिसे कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण या जिसे हैबियस कॉर्पस के नाम से जाना जाता है, वह क्या होता है उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संदर्भ क्या है? तो संदर्भ यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसले पे रोक लगा दी गई है, जिसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा आंध्र प्रदेश में संवैधानिक मशीनरी की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की बात की गई थी। अब इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगाए जाने का जो अधिकार है, उसके संदर्भ में हाई कोर्ट्स को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। अब इसकी पूरी पृष्ठभूमि को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो हुआ क्या? तो अक्टूबर 1 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के समक्ष अनेक बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस की याचिकाओं को दाखिल किया गया और इसके माध्यम से आंध्र प्रदेश पुलिस पर यह आरोप लगाए गए कि आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा अनेक नागरिक विवादों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। जब इस प्रकार की याचिकाओं को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के समक्ष लाया गया तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा इसके संदर्भ में एक अंतरिम आदेश पारित किया गया। इसके तहत सरकारी पक्ष यानी आंध्र प्रदेश पक्ष के वकील को बुलाकर इस बात पर विचार किए जाने की बात की गई कि क्या आंध्र प्रदेश राज्य में इस प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान हो गई हैं कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट संवैधानिक मशीनरी की विफलता के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगाए जाने के संदर्भ में अनुशंसा कर सके। यानी आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट यह कह रहा है कि क्या आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट के आदेश से राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है अथवा नहीं। अब इस पूरे मामले में आंध्र प्रदेश सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई और अब जो है सुप्रीम कोर्ट का इसके संदर्भ में फैसला आया है। अब इस प्रकार का जो आदेश दिया गया था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा, उन्होंने इस प्रकार के आदेश को जो 14 बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं थीं उनमें इनको दोहराया। इसी मसले को लेकर जब आंध्र प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो अब सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के इस प्रकार के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि न्यायपालिका को इस दिशा में निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसके तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार या तो राष्ट्रपति को है अथवा राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर इसका निर्णय होता है और प्रारंभ में न्यायपालिका की इसमें कोई भूमिका नहीं है। हाई कोर्ट ने जो इस प्रकार का न्यायिक आदेश दिया है वह कार्यपालिका की शक्तियों में गंभीर अतिक्रमण का उदाहरण है। अवैधानिक कार्य है ये।
असंवैधानिक कार्य के रूप में इसे बताया गया है और इस प्रकार से न्यायपालिका यदि हस्तक्षेप करेगी तो वह शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत का भी उल्लंघन होगा, जो संविधान के मूल ढांचे का भाग है। शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत के तहत जो विधायिका का अधिकार है वह कार्य क्षेत्र अलग होता है, कार्यपालिका का जो कार्य क्षेत्र है वह अलग होता है और न्यायपालिका का कार्य क्षेत्र अलग दिखाई देता है। विधायिका द्वारा मुख्य रूप से कानूनों का निर्माण किया जाता है, कार्यपालिका द्वारा मुख्य रूप से सरकार के रूप में उन कानूनों को लागू किया जाता है, कार्यान्वित किया जाता है और न्यायपालिका द्वारा मुख्य रूप से इन कानूनों की इस आधार पर विवेचना आदि की जाती है कि क्या इनके माध्यम से जो विधि का शासन है या फिर नागरिकों के मूल अधिकार हैं, कहीं इनका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। और यदि उन नागरिकों के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो मूल अधिकारों में ही यह व्यवस्था की गई है कि सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में हम 226 के तहत जा सकते हैं हमारे अधिकारों की उल्लंघन करने पर आधार पर। और यदि इस प्रकार के अधिकारों का उल्लंघन किया जाए तब न्यायपालिका जो है इस प्रकार का एक्शन ले सकती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह स्पष्ट रूप से कहना है कि नागरिकों के मूल अधिकारों के उल्लंघन आदि के संदर्भ में तो आप विविध प्रकार के निर्णय ले सकते हैं, लेकिन किसी राज्य में इस आधार पर आप ये कहने लगें कि उस राज्य में संवैधानिक शासन तंत्र जो है वह खत्म हो गया है, खत्म होने लगा है और इस आधार पर जो है संवैधानिक मशीनरी की विफलता के आधार पर उस राज्य में हाई कोर्ट के आदेश पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, यह जो है असंवैधानिक कार्य है और न्यायपालिका को इस प्रकार के आदेश नहीं देने चाहिए थे। अब अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन की तो अनुच्छेद 356 के तहत ऐसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है जहां संवैधानिक रूप से चुनी गई सरकार चलने की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। इसके तहत राज्य विधानसभा भंग कर दी जाती है और केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त राज्यपाल राज्य में कार्यकारी शक्तियों का निर्वहन करते हैं। इस दौरान राज्य की सभी प्रशासनिक और विधायी शक्तियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हो जाता है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू माना जाता है। अब क्यों लागू होता है राष्ट्रपति शासन? तो विविध कारणों के चलते किसी राज्य में राज्यपाल की रिपोर्ट या फिर राष्ट्रपति द्वारा जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके तहत जब किसी राज्य की विधानसभा मुख्यमंत्री का चुनाव करने में असमर्थ रहे, जब राज्य में चल रही गठबंधन सरकार फूट पड़ने की वजह से गिर जाए, जब किसी अपरिहार्य कारण से राज्य में विधानसभा चुनाव समय पर ना करवाए जा सकें और जब कोई राज्य संविधान में निर्धारित कायदे कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन करता प्रतीत हो तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। हालांकि इसके संदर्भ में न्यायपालिका की भूमिका रही है राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद। ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन को लगाए जाने के संदर्भ में न्यायपालिका की कोई भूमिका नहीं है। राष्ट्रपति शासन को जब लगाया गया उसके बाद उसकी वैधानिकता आदि के निर्धारण में 1994 के बाद सुप्रीम कोर्ट आदि की भूमिका देखी गई है, जिसके तहत 1994 तक राष्ट्रपति के पास राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहे किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्विवाद अधिकार था। लेकिन 1994 में एस.आर. बोम्मई मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने यह स्थिति बदल दी। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने बोम्मई मामले में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग की बात का जिक्र किया और कहा कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356(1) के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा की वैधता न्यायिक समीक्षा के दायरे में है। यानी जो न्यायपालिका है वह इस बात की जांच कर सकती है कि क्या राष्ट्रपति शासन लगाने की कोई ठोस वजह थी अथवा नहीं, क्या जिस कारण के चलते राष्ट्रपति शासन लगाया गया वह वजह या कारण प्रासंगिक था,
क्या इसके तहत सत्ता का दुरुपयोग तो नहीं किया गया? केंद्र सरकार द्वारा अपने मनमुटाव को या फिर राजनीतिक विद्वेष के चलते राज्य सरकारें भंग तो नहीं कर दी गईं? और यदि प्रथम दृष्टया पहली दृष्टि में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को चुनौती योग्य पाया जाता है, तो केंद्र सरकार पर यानी अब केंद्र सरकार पर जो है यह जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि वह इस बात को साबित करे कि उसने जो राष्ट्रपति शासन को लगाए जाने से संबंधित फैसला लिया है वह प्रासंगिक था और ठोस तथ्यों पर आधारित था। अदालत जो है इस चीज की समीक्षा करती है और यदि राष्ट्रपति शासन असंवैधानिक और अवैध दिखाई देता है तो इसके संदर्भ में अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वह बर्खास्त की गई, निलंबित की गई या भंग की गई राज्य सरकार को बहाल भी कर सकती है। और इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले दिए गए हैं जिसको हम काफी महत्वपूर्ण मान सकते हैं एक न्यायिक समीक्षा के रूप में राष्ट्रपति शासन की। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसी संबंधित दूसरे शब्द की जिसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस, यह है न्यायालय का रिट जारी करने का एक अधिकार है, यानी न्यायालय इसके माध्यम से एक आदेश जारी करती है मूल रूप से मूल अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में। यह है उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश होता है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है। यदि किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखा जाता है तो उसको जो है न्यायालय के समक्ष उपस्थित किए जाने के संदर्भ में इस प्रकार का जो आदेश है वह जारी किया जा सकता है। इस प्रकार से बंदी प्रत्यक्षीकरण वह रिट है या आदेश है जिसकी कल्पना एक ऐसे व्यक्ति को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए प्रभावी साधन के रूप में की गई है जिसने बिना किसी कानूनी औचित्य के अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खो दी है। यदि किसी व्यक्ति को बिना कानून सम्मत आधार पर अवैधानिक रूप से अगर न्यायालय से वंचित रखा गया है, न्याय पाने से वंचित रखा गया है या फिर जबरन जो है उसे हिरासत में रखा गया है तो उसे छोड़े जाने के संदर्भ में उसे उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दिए जाने के संदर्भ में इसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, जिसके तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की जो शक्ति होती है वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में निहित है जिसे सार्वजनिक प्राधिकरणों या व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। अगर हम इसके महत्व के बारे में बात करें तो किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से उसके निजी अधिकारों से वंचित करने की सभी स्थितियों में एक उपाय के रूप में यह उपलब्ध है। यह है गैर कानूनी या अनुचित नजरबंदी से तत्काल रिहाई के प्रभावी साधनों की भी पुष्टि करता है। हालांकि इसमें कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं जब बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है वह जारी नहीं की जा सकती है, जैसे कि जब किसी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के तहत हिरासत में लिया गया हो, यदि जो कार्रवाई है किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत की गई हो या फिर उसे न्यायालय के आदेश के द्वारा ही हिरासत में लिया गया हो। अदरवाइज अन्यथा यदि उसको अवैधानिक रूप से हिरासत में लिया गया है तो उसको छोड़े जाने के संदर्भ में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसके तहत हमने राष्ट्रपति शासन के बारे में थोड़ी सी बात जो है समझी, आंध्र प्रदेश के आदेश के बारे में हमने थोड़ी सी बात समझी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में बात समझी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे आर्टिकल की जो दिया गया है हमारे फ्रंट पेज नंबर 1 पर और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से यह जो आर्टिकल है यह संबंधित है भारत चीन सीमा विवाद से और विशेष रूप से जो भारत चीन सीमा विवाद है जिसमें मई के बाद से ही तनाव देखा जा रहा है और सीमा पर इन तनावों को दूर करने की दिशा में जो लगातार वार्ताएं चल रही हैं उसी से ये संबंधित आर्टिकल है। तो संदर्भ क्या है? संदर्भ यह है कि भारत और चीन अपने सीमा विवाद को सीमा तनाव को सुलझाने के लिए सीनियर स्तर पर मिलिट्री कमांडरों की बैठक को आगे भी जारी रखने पर सहमत हो गए हैं ताकि एलएसी पर जो वार्ता है वह सफलतापूर्वक की जा सके और तनाव को कम किया जा सके।
इसके संदर्भ में भारत चीन सीमा मामलों पर जो वर्किंग मैकेनिज्म की जो व्यवस्था की गई है, उसकी 20वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसके तहत जो वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, यानी एक प्रकार का मैकेनिज्म है जिसको 2012 में जो है स्थापित किया गया था, और इसके माध्यम से साल में 2 बार बैठक की जाती है और सीमा संबंधी मामलों को सफलतापूर्वक सुलझाने का प्रयास किया जाता है। हालांकि यह जो 2012 में स्थापित वर्किंग मैकेनिज्म है, इसकी मई जून 2020 से जब से सीमा विवाद प्रारंभ हुआ है, उसके बाद से इसकी 6 बार बैठक हो चुकी है, और इसके तहत जो लद्दाख क्षेत्र में जो विद्यमान विवाद है उसको दूर करने की पहल की जा रही है। इसके तहत सरकार जो विविध प्रकार के सीमा वार्ता मैकेनिज्म हैं, जैसे कि हमारे 2012 का मैकेनिज्म, उसके साथ ही सेनाओं के बीच भी लगातार वार्ता हो रही है, जिसमें सीनियर मिलिट्री लेवल के अफसर्स के बीच बातचीत, कॉर्प्स कमांडर स्तर के बीच की बातचीत आदि महत्वपूर्ण है। दोनों पक्षों द्वारा इसके संदर्भ में पहले से स्वीकार किए गए सीमा समझौतों और गाइडलाइंस का सम्मान करते हुए उनके अनुसार कार्य किए जाने पर बल दिया गया है, और इसके संदर्भ में विदेश मंत्रियों और विशेष वार्ता प्रतिनिधियों आदि ने भी सीमा विवाद को हल करने के लिए कार्य किया है। इसके तहत जब संघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई थी, उसकी पृष्ठभूमि में भी लगातार इसके संदर्भ में बातें की गई थीं। अब अगर हम बात करें सीमा क्षेत्र की, तो सीमा क्षेत्र में मई के बाद से ही तनाव बना हुआ है, जिसमें विशेष रूप से गलवान घाटी, गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र, देपसांग मैदान क्षेत्र, पेंगोंग झील क्षेत्र में तनाव देखा गया है, और इसके संदर्भ में 1975 के बाद गोलीबारी की घटना भी देखी गई है। इसके संदर्भ में वर्तमान में सीमा पे सेनाओं के स्तर पे भी कॉर्प्स कमांडर स्तर की बातचीत कई राउंड्स में हो चुकी है, और इसके माध्यम से दोनों पक्ष कोशिश कर रहे हैं कि विवाद को दूर करने के लिए हम कार्य करें। दोनों देशों द्वारा यह बातचीत की जा रही है कि हम चरणबद्ध आधार पर सीमा विवाद, सीमा तनाव को सुलझाने के लिए कार्य करें, और इसके तहत प्रयास ये किया जा रहा है कि जो मई से जो तनाव शुरू हुआ है, उसके पहले की जो स्थिति विद्यमान थी उस पर वापस लौटा जाए। अब तक गलवान घाटी क्षेत्र और गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में दोनों सेनाएं अपनी पूर्व स्थिति पर लौट आई हैं। हालांकि जो पेंगोंग झील क्षेत्र है और देपसांग मैदान का क्षेत्र है, उस पे दोनों देशों में मतभेद बना हुआ है। यही कारण है कि इसके लिए वार्ता की प्रक्रिया निरंतर जारी है, और दोनों जो हैं इसके संदर्भ में निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो होपफुली आने वाले समय में दोनों देश जो हैं इसको सफलतापूर्वक सुलझा लिए जाने के संदर्भ में सफल होंगे। चलिए अब जो है हम नेक्स्ट आर्टिकल की चर्चा कर लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वह एडिटोरियल पेज से लिया गया है, पेज नंबर 6 से, और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। मुख्य रूप से यह जो हमारा एडिटोरियल है यह संबंधित है एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था से, और वर्तमान में जो किसान कानूनों को लेकर जो विरोध चल रहा है उसके संदर्भ में जो एमएसपी की जो चर्चा है वह लगातार केंद्र में आ गई है, जिसके चलते किसान समूहों आदि का ये डर है, आशंका है या आरोप है केंद्र सरकार पर कि वह जिस प्रकार से मंडी व्यवस्था को कमजोर बना रही है, जिस प्रकार से वह कृषि क्षेत्र में कॉरपोरेट क्षेत्र के विदेशी कंपनियों के प्रवेश को आसान बनाने के लिए संविदा कृषि और आवश्यक वस्तु संशोधन आदि के माध्यम से इसको आसान बना रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वो भविष्य में एमएसपी की व्यवस्था को भी समाप्त कर दे। इसके संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सरकार द्वारा लगातार ये आश्वासन दिया जाता रहा है कि एमएसपी की जो व्यवस्था है उसको समाप्त नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके एमएसपी को लेकर वर्तमान में बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं वह बनी हुई हैं, और यह वाला जो हमारा एडिटोरियल है इसमें कुछ महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं अनुसंधानकर्ताओं द्वारा इसको लिखा गया है, जिसके तहत रितिका खेरा, सुधा नारायण आदि द्वारा एमएसपी को लेकर जो विविध प्रकार की शंकाएं विद्यमान हैं उनके निवारण के प्रयास को किया गया है, जिसमें बताने की कोशिश की गई है
कि किस प्रकार से वर्तमान में एमएसपी का जो लाभ है वह अधिकांश किसानों द्वारा उठाया जा रहा है। एमएसपी का जो लाभ है वह जो लघु और सीमांत किसान हैं उनको भी प्राप्त हो रहा है, और साथ ही साथ एमएसपी का जो लाभ है वो देश के दूसरे राज्य भी उठा रहे हैं। हालांकि सामान्य जो धारणा है वो ये बताती है कि एमएसपी का लाभ अधिकांशतः किसको मिलता है, तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के किसानों को। तो इसके संदर्भ में कुछ नवीन तथ्य जो हैं इस एडिटोरियल में प्रस्तुत किए गए हैं, जिसका हम अध्ययन करेंगे। तो देख लेते हैं। संदर्भ मैंने आपको बता दिया कि वर्तमान में किसान कानूनों को लेकर अनेक प्रकार के विवाद देखे जा रहे हैं। विशेष रूप से इसके संदर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था चर्चा में आ गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से सरकार बाजार में एक न्यूनतम फ्लोर मूल्य तय करने का प्रयास करती हैं, जिसके नीचे घोषित किए गए कृषि उत्पादों के संदर्भ में मूल्य कम ना हो, यानी किसानों को कम से कम इतना मूल्य तो मिले जो सरकार ने घोषित किया है। इसके तहत वर्तमान में एमएसपी व्यवस्था के तहत सरकार 23 कृषि उत्पादों के संदर्भ में इसकी घोषणा करती है, जिसमें खाद्यान्नों, जो हमारे जिनसे तेल निकलता है उनसे, इसके अलावा विविध प्रकार की दालों और कपास, जूट और दूसरे पदार्थों आदि के संदर्भ में इसकी घोषणा की जाती है। हालांकि जो पूरी एमएसपी की व्यवस्था है उसको लेकर अनेक प्रकार की भ्रांतियां भी हैं, जिसके निवारण की आवश्यकता है। अनेक विद्वानों द्वारा इसके संदर्भ में एमएसपी की आलोचना भी की जाती है, जैसे कि केवल 6% किसानों को ही इसका लाभ प्राप्त होता है। यह कहा जाता है केवल बड़े किसान ही इसका लाभ उठाते हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि होती है, और एमएसपी का लाभ अधिकांशतः पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को ही होता है। ये कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं। हालांकि विशेषज्ञों द्वारा, जैसे कि इस एडिटोरियल में बताया गया है, कि कुछ नवीन अनुसंधान भी किए गए हैं। इसके तहत राज्यों के आधार पर जो भारतीय खाद्य निगम एफसीआई द्वारा किए गए अधिग्रहण हैं यानी खरीद है, उसके डेटा को ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा 2012-13 के जो नेशनल सैंपल सर्वे, राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के कृषि आवासों, एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स के जो डेटा हैं उसको भी प्रयोग करके नवीन तथ्यों को सामने रखा गया है। इसके तहत विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण 2012-13 के आंकड़े यह बताते हैं कि यद्यपि केवल 6% किसानों को इसका लाभ मिला है, लेकिन यह जो आंकड़ा है यह केवल संबंधित है चावल और गेहूं के किसानों से। और यदि इसको हम मॉडिफाई रूप में देखें, यदि हम इसका जो है पुनर्विचार करके देखें, तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो 6% का जो आंकड़ा है उससे अधिक किसानों को इसका लाभ मिला है, जिसके तहत केवल चावल गेहूं बेचने वाले किसानों में भी कम से कम 14% और 16% किसानों को इसका लाभ मिला है, यानी कई ज़्यादा किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार द्वारा इसके संदर्भ में जो किसानों से उत्पाद को खरीदा जाता है, इसके संदर्भ में राज्यों को बढ़ावा देने के लिए विकेंद्रीकृत खरीद स्कीम को भी प्रारंभ किया गया है। इसके माध्यम से 1997-98 से केंद्र सरकार राज्यों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो अपने खुद के आधार से कृषि उत्पादों को खरीदे किसानों से, और बाद में राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा इसके संदर्भ में भुगतान किया जाता है। 2005 और उसके बाद से राज्यों ने इस व्यवस्था को अपनाया भी है, और इस स्कीम के तहत वर्तमान में अधिक से अधिक किसानों से उनके कृषि उत्पादों को खरीदा जाने लगा है। 2015 का डेटा ये बताता है कि 15 से अधिक जो राज्य हैं वो इस व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं, और इसके माध्यम से जो खरीद की व्यवस्था है, यानी सरकार द्वारा किसानों के उत्पाद को खरीदे जाने की जो व्यवस्था है, उसका लाभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आगे बढ़कर दूसरे राज्यों तक भी विस्तारित हो गया है। इसके तहत जो खरीद प्रणाली है, उस पूरी खरीद प्रणाली में 2012-13 से जो विकेंद्रीकृत खरीद स्कीम है उसके राज्यों की जो भागीदारी है वह भी बढ़ी है, और ये बढ़कर 25 से 35% तक हो गई है। यानी अब यह देखा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो राज्य हैं वो इसका लाभ उठा रहे हैं, जिसका जो लाभ है अंततः राज्यों के माध्यम से किसानों को मिलता है।
इसको उन्होंने कुछ आंकड़ों के माध्यम से भी स्पष्ट किया है। जैसे कि जब बात आती है चावल की खरीद की, तो इसके संदर्भ में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा काफ़ी बेहतर कार्य कर रहे हैं और दोनों राज्यों द्वारा भारत में कुल चावल अधिग्रहण के मामले में 10-10% का योगदान किया जाने लगा है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के द्वारा गेहूं अधिग्रहण के क्षेत्र में 20% का योगदान किया जा रहा है और 2020-21 में तो मध्य प्रदेश में जो गेहूं का अधिग्रहण किया गया वह पंजाब से भी अधिक है। इसके तहत जो चावल और गेहूं सरकार को बेचने वाले जो कृषि आवास हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है और पंजाब और हरियाणा में इनकी संख्या क्रमशः 9% और 7% है। वहीं दूसरी ओर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ये संख्या 11 और 33% तक है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के 33% जो घर हैं वो सरकार को चावल बेच रहे हैं, जबकि पंजाब में यह 22% और हरियाणा में यह 18% ही है। इस प्रकार से बताया जा रहा है कि वर्तमान में अधिकांश जो राज्य हैं वो एमएसपी का लाभ उठा रहे हैं। इसके तहत किसानों को भी लाभ प्राप्त हो रहा है, जिसमें मुख्य रूप से जो लघु और सीमांत कृषक हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उनको भी इसका लाभ बड़ी संख्या में मिल रहा है। अगर हम बात करें ऑल इंडिया लेवल की, अखिल भारतीय स्तर की, तो सरकार को चावल बेचने वाले किसानों में केवल 1% ही बड़े किसान हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। दूसरी ओर जो लघु और सीमांत कृषक हैं उनकी संख्या लगभग 70% है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। गेहूं बेचने वाले किसानों में केवल 3% किसान ही बड़े किसान हैं, जबकि 56% जो किसान हैं वो छोटे और सीमांत कृषक हैं। इसी प्रकार से स्वयं पंजाब और हरियाणा में भी जो लघु और सीमांत कृषक हैं उनकी भूमिका 38 और 58% तक देखी गई है। इस प्रकार से दूसरे राज्यों में भी संख्या काफ़ी अधिक है, जैसे कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में यह जो संख्या है वो 70 से 80% है, जबकि मध्य प्रदेश में लगभग 45% है। इस प्रकार से वर्तमान के आंकड़ों के आधार पर अगर हम कहें तो जो सरकारी अधिग्रहण है उसके तहत न केवल किसानों की संख्या बढ़ी है, साथ ही साथ इसके तहत जो पारंपरिक भौगोलिक क्षेत्र माना जाता रहा है पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसमें भी विस्तार देखा गया है, जिसके तहत अब एमएसपी व्यवस्था का लाभ जो है वह विकेंद्रीकृत योजना स्कीम के माध्यम से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों में भी विस्तारित हुआ है। इसके तहत जो एमएसपी का जो लाभ है वह केवल बड़े किसानों को ही प्राप्त नहीं हुआ है, अपितु जो लघु और सीमांत कृषक हैं उनको भी जो है इनका लाभ मिला है। इसी के संदर्भ में कुछ और भी ऐसी भ्रांतियां हैं जिसके संदर्भ में लेखकों का कहना है कि हमें इसके संदर्भ में विचार किए जाने की आवश्यकता है। जैसे कि एमएसपी के तहत यह आरोप लगाया जाता है कि इसने विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में एकल कृषि व्यवस्था को बढ़ावा दिया है, जिसके माध्यम से जो किसान हैं वो या तो केवल गेहूं उगा रहे हैं या तो केवल चावल उगा रहे हैं। हालांकि आंकड़े यह बताते हैं कि लगभग 21 से 37% जो पंजाब के किसान हैं वह गेहूं और चावल से पृथक कृषि उत्पाद को भी उगा रहे हैं। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि अधिकांश जो किसान हैं उनको एमएसपी का लाभ तभी मिल पाता है जब वो अपने उत्पाद को मंडी में बेचते हैं। लेखकों का कहना है कि इसके संदर्भ में भी जो है हमें और जो है अनुसंधान करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे जो किसान हैं वो अभी भी मंडियों से अलग हटकर अपने उत्पाद बेच रहे हैं, जिसे हमें ध्यान रखना होगा कि यदि उनको एमएसपी का लाभ अगर इसके संदर्भ में नहीं प्राप्त हो रहा होता तो आखिर क्यों जो है वो मंडी से अलग हटकर अपने उत्पाद बेच रहे हैं। इसके संदर्भ में इस प्रकार से हमें ये देखना होगा कि जिस तरीके से वर्तमान में एमएसपी के संदर्भ में अनेक भ्रांतियां विद्यमान हैं उनका हम किस प्रकार से निवारण करें और एक निष्पक्ष आप कह सकते हैं निर्णय के साथ सामने आए, जिसके माध्यम से हम किसानों की समस्या का बेहतर रूप से समाधान कर सकें। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले
एडिटोरियल की, जो पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से यह संबंधित है भारत बांग्लादेश संबंधों से। देख लेते हैं। संदर्भ है कि भारतीय प्रधानमंत्री और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के मध्य वर्चुअल आधार पर एक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है और इसके माध्यम से दोनों पक्षों द्वारा विविध मुद्दों पर बातचीत की गई, जैसे कि दोनों में सीमा विवाद या सीमा तनाव, कोविड-19 से लड़ना। इसके तहत बांग्लादेश द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पे आमंत्रित भी किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत के द्वारा बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है, अतः इस आयोजन का लाभ उठाकर भारत को बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कार्य किया जाना चाहिए। ऐतिहासिक रूप से यानी 1971 और उसके बाद अगर हम देखें तो ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान के विपरीत जो भारत और बांग्लादेश के संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। हालांकि दोनों के मध्य वर्तमान में कई चुनौतियां और तनाव भी हैं, जैसे कि वर्तमान में दोनों देशों के मध्य सीमा पर तनाव देखा जा रहा है, जिसके तहत अवैध घुसपैठ का जो मुद्दा है वो लगातार चर्चा में आता रहता है। इसी के चलते पिछले 6 महीनों में 25 से अधिक बांग्लादेशियों को सीमा पर गोलीबारी का सामना करना पड़ा है और इनकी मृत्यु भी हुई है। इसके अलावा दोनों के मध्य तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर जो विवाद है वो अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। इसके अलावा जो भारत की आंतरिक घरेलू राजनीति है उसमें भी नागरिकता संशोधन अधिनियम और प्रस्तावित आप कह सकते हैं सीएए और एनआरसी का जो विवाद है वह भी लगातार जो बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध हैं उनको तनावपूर्ण बनाता रहता है। हाल के संदर्भ में यह भी देखा गया है कि बांग्लादेश जो है वह चीन के साथ अपने बेहतर संबंधों को बना रहा है और बांग्लादेश में नवीन अवसंरचनात्मक विकास और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए चीन ने काफ़ी बल दिया है। अब इसी के सारी पृष्ठभूमि में तनावों को देखते हुए, चीन के साथ संबंधों की प्रगाढ़ता को देखते हुए भारत को बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। यदि हम बांग्लादेश के नेतृत्व के बारे में बात करें तो हाल के वर्षों में जो बांग्लादेश के शीर्ष नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनके द्वारा बांग्लादेश को संकट से बाहर निकालने के लिए काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है, जिसके तहत जो बांग्लादेश है उसको न केवल आर्थिक विकास की प्रगति पर आगे बढ़ाया गया है, साथ ही साथ बांग्लादेश इसके माध्यम से दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी बना है। इसके अलावा बांग्लादेश द्वारा सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी कार्य किया गया है, जिसके माध्यम से बांग्लादेश मानव विकास सूचकांक आदि में भारत से काफ़ी बेहतर स्थिति में है। हालांकि वर्तमान में खुद बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में कई प्रकार की चुनौतियां उभर रही हैं, जिसमें कई कट्टरपंथी, चरमपंथी और पाकिस्तान समर्थक राजनीतिक दलों का उभार देखा गया है। इसमें एक दल है जिसका नाम है हिफाजत-ए-इस्लाम। इसके द्वारा अभी हाल में ही फ्रांसीसी राष्ट्रपति के विरोध में रैली निकाली गई और उनके द्वारा शेख हसीना सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया था कि वे देश के संस्थापक बंगबंधु मुजीबुर रहमान की मूर्ति स्थापित कींगी, उसका भी उन्होंने इस्लाम के आधार पर विरोध किया और कहा कि इस्लाम में चूंकि मूर्तियों की पूजा करना वैध नहीं है, इसलिए इस मूर्ति का विरोध वो कर रहे हैं। हालांकि शेख हसीना जो हैं वो इसके संदर्भ में काफ़ी दृढ़ हैं और उन्होंने जो है देश को धार्मिक आधार पर बांटे ना जाने की बात कह के अपने को तीव्रता से, दृढ़ता से स्थापित करने का प्रयास किया है। अब इस पूरी पृष्ठभूमि में भारत को भी इसके संदर्भ में इसका लाभ उठाना चाहिए और बांग्लादेश से उनके संबंध, हम अपने संबंध को बेहतर कर सकें, इसके लिए हमें कार्य करना होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक और आर्टिकल की जो दिया गया है पेज नंबर 10 पर और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी और गवर्नेंस से है। मुख्य रूप से ये संबंधित है
गृह मंत्रालय से संबंधित एक संसदीय पैनल की एक रिकमेंडेशन से, जिसके माध्यम से संसदीय पैनल ने यह कहा है कि जो देश में प्रवासी मजदूरों का जो एक डेटाबेस है उसको राष्ट्रीय स्तर पर बनाए जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत गृह मंत्रालय से संबंधित संसदीय समिति ने यह कहा है कि कोविड-19 की पृष्ठभूमि में प्रवासी मजदूरों के राष्ट्रीय डेटाबेस को बनाया जाना चाहिए। इसके तहत जो कोविड-19 की स्थिति में प्रवासी मजदूरों का बड़े मात्रा में पलायन देखा गया और उनके कल्याण के लिए हम कार्य नहीं कर सके, तो अगर भविष्य में इस प्रकार की स्थिति दोबारा उपजती है तो ऐसे में प्रवासी मजदूरों को इस प्रकार की हानि फिर से ना हो और उनके कल्याण के लिए सरकार कार्य कर सके, इसके लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस को बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके तहत उन प्रवासी मजदूरों द्वारा जिस राज्य में कार्य करने के लिए जाया जा रहा है, गमन किया गया है, उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए और उनसे संपर्क किए जाने की स्थिति का भी हमें लाभ उठाना चाहिए और उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और सूचनाओं का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा समिति के द्वारा जो 1897 का एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट है, महामारी बीमारी अधिनियम, उसमें भी सुधार की मांग की गई है, क्योंकि यह जो है औपनिवेशिक काल में बनाया गया था और यह जो है नागरिकों के अधिकार आधारित दृष्टिकोण पे बिल्कुल भी बल नहीं देता है। इसके अलावा अभी हाल में ही 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम में भी सुधारों की बात की जाने लगी है, ताकि भविष्य में अगर इस प्रकार की महामारी जैसी हमारी जो है आपदा उपजे तो हम उससे बेहतर ढंग से निपट सकें। इसके तहत हमें कोविड-19 की महामारी से सीख लेते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है, जिसके तहत समिति का ये कहना है कि यदि मार्च 2020 में ही भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों आदि पर प्रभावी रूप से रोक लगाई जाती, उनकी बेहतर निगरानी, सर्विलांस, ट्रेसिंग की जाती, तो निश्चित रूप से कोविड-19 के संदर्भ में हम और बेहतर कार्य कर सकते थे। यानी हमें कोविड-19 से काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है और भविष्य में और बेहतर उपाय करने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? इनर लाइन परमिट ILP एक यात्रा दस्तावेज है जो भारत के पूर्वोत्तर में कई राज्यों में विदेशियों के प्रवेश को प्रतिबंधित करता है। इसका उद्गम 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन से है। ILP वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर के लिए लागू है। सही जो है कथन हमें पहचानना है, केवल एक और दो, केवल एक और तीन कि केवल दो और तीन। तो इनर लाइन परमिट के संदर्भ में दूसरा और तीसरा कथन तो सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि ये वर्तमान में विदेशियों के प्रवेश को नहीं प्रबंधित करता, अपितु भारतीयों के प्रवेश को ही यह प्रबंधित करता है, प्रतिबंधित नहीं करता है। इस चीज को याद रखना है, मैनेज करने का प्रयास इसमें किया जाता है। तो पहला जो है गलत हो जाएगा, केवल 2 और 3 जो है इसका आंसर होगा। तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी, केवल 2 और 3। तो आज जो है पेज नंबर 4 पे जो है इसके संदर्भ में खबर आई है, जिसमें मेघालय में बहुत सारे संगठनों का कहना है कि जिस प्रकार से पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों जैसे कि अरुणाचल में, मणिपुर में, मिजोरम में, नागालैंड में जो है इस प्रकार की ILP की व्यवस्था है, उसी प्रकार की ILP की जो व्यवस्था है वह भी मेघालय में भी लागू की जानी चाहिए। यद्यपि मेघालय में इसी प्रकार का लगभग सेम इसी प्रकार का जो है एक कानून लागू है, जिसका नाम है मेघालय रेजिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट, मेघालय के निवासियों की सुरक्षा और सिक्योरिटी अधिनियम। इसके तहत ILP जैसे ही डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि इसके बावजूद जो है जो मेघालय के बहुत सारे समूह हैं उनका कहना है कि इसे राष्ट्रीय केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जाने की और इसे विनियमित करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विमान दुर्घटना के पीड़ितों को किस सम्मेलन के अनुसार एयरलाइन द्वारा मुआवजा दिया जाना आवश्यक है? स्टॉकहोम कन्वेंशन, जिनेवा कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन कि नगोया प्रोटोकॉल? तो इसका उत्तर है सी, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। तो आज जो है पेज नंबर 10
8 पर इसके संदर्भ में खबर आई है, जिसमें केरल हाई कोर्ट में जो है इसके संदर्भ में एक याचिका दाखिल की गई है। और इसके तहत जो अगस्त 7 अगस्त 2020 में जो कारीपुर एयर क्रैश हुआ, उसके बहुत सारे विक्टिम्स ने जो है इस संदर्भ में याचिका दाखिल की है। और उनका कहना है कि उनको मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार जो है कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें मॉन्ट्रियल कन्वेंशन की, तो इसे औपचारिक रूप से कहा जाता है एयर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कैरिज के कुछ नियमों के एकीकरण के लिए किया गया सम्मेलन, जो एक बहुपक्षीय संधि है। इसे 1999 में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य राज्यों की एक बैठक में अपनाया गया। और इसने वायु आपदाओं की पीड़ितों के मुआवजे से संबंधित जो वार्सा कन्वेंशन था, उसके शासन के महत्वपूर्ण प्रावधानों में संशोधन किया। इसे 28 मई 1999 को हस्ताक्षरित किया गया मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में, और ये 4 नवंबर 2003 से जो है प्रभावी है। इसके कुल 133 पार्टियां हैं, यानी जिसमें 132 राज्य और यूरोपियन यूनियन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता, अभ्यास और प्रसार की स्वतंत्रता पर निम्नलिखित में से कौन से उचित युक्तियुक्त निर्बंधन हैं? भारत की संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, मोरालिटी, स्वास्थ्य, हेल्थ। तो केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, 2, 3 और 4 कि 1, 2, 3 और 4। तो अनुच्छेद 25 के तहत जो धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार है, उस पे पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक व्यवस्था, मोरालिटी, नैतिकता और हेल्थ, स्वास्थ्य के आधार पर जो है युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जाने की व्यवस्था है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी, केवल 2, 3 और 4। तो हाल के समय में जो अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, वह लगातार चर्चा में आ रहा है यूपी द्वारा बनाए गए एक कानून के तहत, जिसके तहत यदि विवाह के माध्यम से जबरन किसी को धर्मांतरित करने का प्रयास किया जाता है, तो उसको जो है सजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। और इसके संदर्भ में लगातार जो है हाई कोर्ट आदि में याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं, जिससे संभव है कि भविष्य में इसके संदर्भ में हाई कोर्ट कोई फैसला ले। तो पेज नंबर 10 की खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य के अधिकार को स्पष्ट रूप से एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज्ड मौलिक अधिकार माना गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए और नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था में राज्य की भूमिका पर संविधान में कई संदर्भ दिए गए हैं। सही कथन की पहचान करनी है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों कि ना तो 1 ना ही 2। तो इसके संदर्भ में दूसरा कथन तो सही है, पहला गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 21 में क्लियरली स्पष्ट रूप से जो है जो हेल्थ का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि न्यायालयों ने अपने निर्णयों के माध्यम से इसको स्थापित किया है, तो लिखा हुआ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्थापित किया है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी, केवल 2। तो आज जो है इसके संदर्भ में खबर आई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लगातार जो है इस बात पे जोर दिया है कि जो सामान्य लोग हैं उनको कोविड-19 के ट्रीटमेंट के संदर्भ में जो वहनीयता की समस्या है उसका सामना नहीं करना पड़े, और इसके लिए वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वो इसके लिए प्रावधान करें। क्योंकि अनुच्छेद 21 के तहत जो स्वास्थ्य का जो अधिकार है उसे न्यायालयों ने अपने विविध निर्णयों के माध्यम से एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया है। हालांकि स्पष्ट रूप से इसका अनुच्छेद 21 में उल्लेख नहीं है। तो अगर हम बात करें स्वास्थ्य के अधिकार की, संविधान में इसकी क्या व्यवस्था है, तो भारत का संविधान स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता। हालांकि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संविधान में कई संदर्भ हैं और इसमें नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था में राज्य की भूमिका पर भी संदर्भ दिए गए हैं। जैसे कि भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत स्वास्थ्य के अधिकार के लिए एक आधार बेसिस प्रदान करते हैं, जिसमें अनुच्छेद 39E
राज्य को श्रमिकों के सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए निर्देशित करता है। अनुच्छेद 42 राज्य को काम और मातृत्व राहत की न्यायोचित और मानवीय स्थितियों को निर्देशित करता है। और अनुच्छेद 47 लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए राज्य पर एक कर्तव्य डालता है। इसके अलावा संविधान न केवल राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए बाध्य करता है, अपितु यह अनुच्छेद 243G, जिसे पढ़ा जाता है 11वीं अनुसूची एंट्री 23 के साथ, उसके तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं को भी बाध्य करता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा विविध प्रकार के वाद भी इसमें केसेस भी हैं, जिसमें बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य के अधिकार की व्याख्या की, जो जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। इसके अलावा पंजाब राज्य बनाम मोहिंदर सिंह चावला वाद में शीर्ष न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पुष्टि की कि स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के अधिकार के लिए मौलिक है और इसे रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए कि सरकार को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का संवैधानिक दायित्व है। पंजाब राज्य बनाम राम लभाया बग्गा वाद में स्वास्थ्य सेवाओं को बनाए रखने के लिए अदालत ने राज्य की जिम्मेदारी का समर्थन किया है। ठीक है, तो इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नतांज, फोर्दो, कौम जैसे शहरों को अक्सर समाचारों में क्यों देखा जाता है? वे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं जिन्हें युद्ध और आतंकवाद से खतरा है। वे ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़े हैं। उन्होंने अपने एसडीजी लक्ष्य 11 हासिल किए हैं, जो कि सतत शहरों और समुदायों को विकसित करने से संबंधित हैं। समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण इन शहरों में जलमग्न होने का सबसे अधिक खतरा है। तो नतांज, फोरो और कौम जो शहर हैं वो ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़े हुए शहर हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी, जिसके संदर्भ में लगातार चर्चा में है, क्योंकि ईरान ने जो है अपना फिर से परमाणु कार्यक्रम को प्रारंभ करने की धमकी सबके सामने दे दी है और इसके माध्यम से जो 2015 का जो न्यूक्लियर डील है, कहीं वो जो है पूरी तरीके समाप्त ना हो जाए, इसकी चुनौती राष्ट्रों के समक्ष खड़ी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? भारत ने E20 ईंधन, इथेनॉल और गैसोलीन के मिश्रण का प्रस्ताव किया है। सम्मिश्रण का वर्तमान अनुमेय स्तर इथेनॉल का 10% है। यह वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के साथ साथ देशों के तेल आयात बिल में भी मदद करेगा। तो केवल एक और दो, केवल दो कि 1, 2 और 3। तो इसमें तीनों के तीनों जो कथन हैं वो सही हैं। उत्तर हो जाएगा हमारा डी, 1, 2 और 3। तो अभी हाल में ही भारत ने इसके संदर्भ में जो है इसको प्रस्तावित किया है, ताकि जो वेहिकुलर इमिशंस होते हैं उसमें जो प्रदूषण की मात्रा है उसको कम किया जा सके। अब एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश है। यह मुख्यतः ऋण सृजित ना करने वाला पूंजी प्रवाह है। यह एक ऐसा निवेश है जिससे ऋण समाशोधन अपेक्षित होता है। यह विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाने वाला निवेश है। तो विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या जिसे एफडीआई कहा जाता है, यह एक ऐसा निवेश होता है जो ऋण सृजित नहीं करने वाला पूंजी प्रवाह है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी इसका सही उत्तर है। अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है, कृषि कानूनों की पृष्ठभूमि में न्यूनतम समर्थन मूल्य के विषय में किए जाने वाले वाद विवाद में कई नवीन तथ्यों को भी ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत सरकारी खरीद के बदलते भौगोलिक परिदृश्य और लाभान्वित किसानों की बदलती पृष्ठभूमि पर भी गौर किया जाना चाहिए। एमएसपी के संदर्भ में हालिया शोध की पृष्ठभूमि में चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति विशेष रूप से कार्यकारी के हाथों में निहित है और न्यायपालिका द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ मूल्यांकन करें। 250 शब्द, 15 अंक। तो आज की हमारी परिचर्चा के आधार पर
आप इन दोनों क्वेश्चंस को लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप की आज की इस परिचर्चा के माध्यम से हमने कोशिश की कि हम आपके साथ अधिक से अधिक महत्वपूर्ण संकल्पनाओं और तथ्यों की चर्चा कर सकें। होपफुली आपको हमारे जो पहले हैं वो पसंद आ रही होंगी। अगर जो है आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। होपफुली जो है आज का सेशन आपके लिए जो है लाभकारी रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।